हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच फिलोसफी ऑप्शनल लाइव ऑन स्टडी IQ IAS। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सांख्य दर्शन। ये सेशन हमारा पार्ट है हमारी सीरीज का जिसका नाम है फिलोसफी इन 10 मिनट्स। तो मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट्स में हमारा सांख्य दर्शन जो है उसको मैं कंप्लीट कर दूं। सांख्य दर्शन के जो प्रोफाउंडर हैं वो महर्षि कपिल माने जाते हैं। महर्षि कपिल का ये दर्शन है जिसका नाम है सांख्य। सांख्य के कई सारे मीनिंग निकलते हैं जिसमें से एक मीनिंग है संख्या से। जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि सांख्य जो शब्द है वो संख्या से आया है। संख्या यानी कि नंबर। अब यहाँ पे सांख्य दर्शन में 25 नंबर्स को एक्सेप्ट किया गया है। सांख्य दर्शन अलाइड फिलॉसफी है योग दर्शन का, जो कि है महर्षि पतंजलि का। तो सांख्य और योग दोनों को एक साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो ज्ञान है, गीता का जो ज्ञान है वो सांख्य योग का ज्ञान है। उन्होंने सांख्य नहीं बोला, उन्होंने योग नहीं बोला, उन्होंने बोला सांख्य योग, क्योंकि दोनों अलाइड फिलोसफीज हैं, दोनों समान तंत्र है। अलाइड फिलोसफी का मतलब ये होता है कि सांख्य की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी जो योग दर्शन है वो भी एक्सेप्ट करता है। योग दर्शन की मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी सांख्य दर्शन एक्सेप्ट करता है, यानी कि दोनों की एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स जो है वो सेम है। सांख्य को निरीश्वर सांख्य माना जाता है क्योंकि सांख्य एग्नोस्टिक है। ये गॉड के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, इसलिए इसको निरीश्वर सांख्य बोला जाता है। जबकि पतंजलि के योग दर्शन में ईश्वर का स्थान है, वहां पे गॉड को एज अ स्पेशल पुरुष माना गया है, इसलिए उसको शेषवर सांख्य कहा जाता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है और इसीलिए यहां पर 25 सूत्रों की बात होती है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ पे 25 है, लेकिन जो योग दर्शन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 26 आते हैं, क्योंकि एक बढ़ जाता है, वो है गॉड, यानी कि गॉड को वो इंक्लूड कर लेते हैं महर्षि पतंजलि। तो इस तरीके से वहां पे 26 सूत्र बन जाते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है और योग को शेषवर सांख्य कहा जाता है। फिलोसफी ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी मेरे टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं, जो भी मीडियम आप यूज करते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमारे अगला जो हमारा कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है 12 मार्च को। इसके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे 31 मार्च को इसके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। इसमें हमारी लाइव क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। 12 टेस्ट होते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। उन 12 टेस्ट में 8 सेक्शनल टेस्ट होते हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। लाइव क्लास के साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके भी डिस्कशंस होते हैं। हर टॉपिक के बाद में जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। आपको PDF में नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, प्लस आपको जो क्लास की जो PPTs होती हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। क्लास के बाद आपके पोर्टल पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं मेंटोरशिप की, तो आपको हमारे प्रोग्राम में मेंटोरशिप भी मिलती है, जिसमें आपको 24/7 आपके लिए मेंटोर्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटोर्स के साथ में। तो हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो आपके लिए सफिशिएंट भी है, अप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि मैंने अपना स्टडी मटेरियल इस तरीके से प्रिपेयर किया है जो कि आपके UPSC के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसका रीजन है मैंने इस तरीके से अपना स्टडी मटेरियल डिजाइन किया है ये मान के कि आप का जो बैकग्राउंड है वो फिलोसफी का नहीं रहा है। आपका बैकग्राउंड फिलोसफी का नहीं रहा है तो आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने अपने स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज बहुत ही इजी बनाई है। फिलोसफी ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं उसके अपने कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि शॉर्टेस्ट सिलेबस सिर्फ 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। 327 इसका मैक्सिमम गेन स्कोर है, तो एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। इसके अलावा इसका जो सक्सेस रेट है वो 7.9 है, यानी कि सक्सेस रेट भी इसका अच्छा है। इसके अलावा टॉपर्स की चॉइस रहा है अतर रहमान, इसके अलावा अंकिता जैन, रैंक 2 रैंक 3 हमारे पास टॉपर्स हैं। हर साल कोई ना कोई टॉपर्स फिलोसफी के साथ में आते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट है, डायनामिक नहीं है, आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, सिर्फ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जो सिलेबस है बस उसी को आपको पढ़ना है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। कई सारे आपके GS के पेपर्स को ओवरलैप करता है, एथिक्स इंटीग्रेटेड एंड एप्टीट्यूड पेपर 4 को ओवरलैप करता है, ऐसे के पेपर को ओवरलैप करता है, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के टॉपिक्स को ओवरलैप करता है। इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग है, मतलब UPSC आपसे ये चाहता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको फिलोसफी तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिलोसफी ऑप्शनल लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, नहीं तो फिलोसफी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं हमारे सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन में UPSC के सिलेबस में हमारे 4 टॉपिक्स हैं। पहला है प्रकृति, दूसरा पुरुष, तीसरा कॉजेशन एंड देन लिबरेशन।
सांख्य दर्शन एक डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है। डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि यहां पर जो ओंटोलॉजिकल रियलिटीज है वो दो हैं। दो ओंटोलॉजिकल रियलिटीज का मतलब ये है कि यहां पे प्रकृति और पुरुष दोनों को सेपरेट इंडिपेंडेंट ओंटोलॉजिकल रियलिटी माना गया है। इनके हिसाब से जो सब्सटेंस है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो दो हैं। पहला है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। प्रकृति का नेचर कैसा है? अगर बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थ्री गुणास। तीन गुणों से मिलकर प्रकृति बनती है। वो तीन गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण उन लोगों में होता है जिनके पास नॉलेज होती है, लाइट हेडेड होते हैं, जो साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, जो शांत रहना पसंद करते हैं, जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं। ये सतोगुण का लक्षण है। रजोगुण होता है ऐसा गुण जो आपके अंदर रजस लेके आता है, यानी कि आपके अंदर पेन लेके आता है, आपके अंदर सफरिंग्स लेके आता है, क्योंकि आप इसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी इज द फॉर्म ऑफ रजोगुण। तमोगुण उन लोगों में होता है जो इग्नोरेंस में रहते हैं, जिनके लिए इग्नोरेंस ही ब्लिस है, जो अंधेरे में रहते हैं, जिनको झूठ बोलना पसंद है। ये तमोगुण का लक्षण है। ये तीन गुणों से मिलकर प्रकृति जो है वो बनती है। प्रकृति में अब क्योंकि ये तीन गुण होते हैं, इसलिए प्रकृति को त्रिगुणत्रयी कहा जाता है या फिर त्रिगुणमयी कहा जाता है। इसके अलावा प्रकृति जो है वो शक्ति भी है, प्रकृति जो है वो पालक भी है। प्रकृति इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएशन, क्योंकि जितना भी मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जो कुछ भी अपने आसपास आप देखते हैं, जो भी फिजिकल फॉर्म में, ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में जो कुछ भी है, वो सब कुछ प्रकृति से ही बना है। यानी कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी प्रकृति से बनती हैं। अब बात करते हैं पुरुष की। पुरुष क्या है? पुरुष इज अ प्योर कॉन्शियसनेस। जो शुद्ध चेतना है उसको पुरुष कहा गया है। पुरुष में कोई गुण नहीं होता, इसलिए पुरुष को त्रिगुणातीत कहा जाता है। जो प्रकृति के तीन गुण हैं, पुरुष उससे मुक्त रहता है। पुरुष एक नित्य मुक्त आत्मा है। इट इज एवर लिबरेटेड। इसको कभी भी बॉन्डेज नहीं होता, लेकिन इसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि इसको बॉन्डेज हुआ है। ये कब होता है? जब वो प्रकृति के नजदीक आता है। और जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तो सृष्टि की रचना होती है। 25 तत्व जो है वो बनते हैं। सबसे पहला जो तत्व बनता है वो बुद्धि यानी कि महत बनता है, फिर अहंकार आता है, फिर मनस आता है, फिर 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। टोटल 25 एलिमेंट्स जो है वो बनते हैं। यानी कि सृष्टि की रचना होती है प्रकृति और पुरुष के मिलन से। तो जब पुरुष प्रकृति के साथ में मिलता है तो प्रकृति का रिफ्लेक्शन पुरुष में होता है। जब प्रकृति का रिफ्लेक्शन पुरुष में होता है, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, तो पुरुष को ऐसा लगता है कि ये तीनों गुण मेरे हैं। ये जो अहंकार है यानी कि जो ईगो है वो मेरी है, यानी कि मैं कौन हूं? मैं प्रकृति हूं। पुरुष को ऐसा लगने लगता है। ये उसका भ्रम होता है। यही भ्रम उसका बॉन्डेज है। जबकि पुरुष कभी भी बॉन्डेज में नहीं आता, लेकिन उसको भ्रम हो जाता है, उसको ऐसा इल्यूजन होता है कि मैं बॉन्डेज में हूं। तो जब प्रकृति जो है पुरुष से अलग होती है, यानी कि जो पुरुष है जब प्रकृति से अलग होता है, तो इसी को यहां पे लिबरेशन कहा गया है। जब पुरुष अपने सेल्फ को रियलाइज करता है, यहां पे लिबरेशन का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन। यानी कि जब पुरुष अपने सेल्फ को रियलाइज करता है कि दैट आई एम एवर लिबरेटेड बीइंग, कि मैं एवर लिबरेटेड हूं, मैं कभी बॉन्डेज में हो ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा नॉलेज में रहता हूं, मुझे कभी बॉन्डेज हो ही नहीं सकता, मुझे कभी इग्नोरेंस हो ही नहीं सकती। जो 3 गुण है वो तो प्रकृति के हैं, मेरे पास कोई गुण नहीं है, मैं तो त्रिगुणातीत हूं। जिस दिन पुरुष ये समझ जाता है उस दिन वो प्रकृति से अलग हो जाता है। और इन दोनों को, प्रकृति और पुरुष का जो विच्छेद है, इसी को लिबरेशन कहा गया है। जब पुरुष अपने सेल्फ को रियलाइज कर लेता है तो यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज कॉल्ड लिबरेशन। यही उसके लिए कैवल्य है। अब बात करते हैं हम कॉजेशन की। कॉजेशन में जो थ्योरी है सांख्य दर्शन की, दैट इज कॉल्ड सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में कई सारे वर्ड्स मिलकर बनते हैं। सत मीन्स एग्जिस्टेंस, कार्य मीन्स इफेक्ट, वाद मीन्स स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो ये मानता है कि इफेक्ट अपने क्रिएशन से पहले अपने कॉज में था। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इस मार्कर स्टाइलस की बात कर लूं, तो ये जो स्टाइलस है अपने क्रिएशन से पहले अपने मटेरियल कॉज में प्रेजेंट था। और जो मटेरियल कॉज है वो क्या रहता है? वो प्रकृति होती है। जो मटेरियल कॉज है वो हमेशा क्या होती है? वो प्रकृति होती है। यानी कि हर चीज जो है वो प्रकृति से बनती है। यहां जितनी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है वो सारी प्रकृति से बनी है। और प्रकृति में 3 गुण होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट में वो 3 गुण होते हैं।
लेकिन किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट में कोई एक गुण जो है वो प्रधान होता है, यानी कि एक डोमिनेंट होता है, किसी में कोई गुण डोमिनेंट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम भी तो नेचर से ही बने हैं, हम भी प्रकृति से बने हैं, इसीलिए हम सारे लोग जितने भी हैं सभी का नेचर अलग अलग होता है, क्योंकि किसी में सतोगुण ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, कोई सात्विक प्रवृत्ति का है, कोई रासिक प्रवृत्ति का है, कोई तामसिक प्रवृत्ति का है, क्योंकि तीनों गुण जो है वो सभी में होते हैं, लेकिन कोई एक गुण जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। इसीलिए सभी लोगों का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। अब अगर बात करते हैं कॉजेशन की, तो सत्कारवाद ये मानता है कि हर इफेक्ट जो है, हर इफेक्ट पहले अपने कॉज में था, और वो कॉज क्या थी, वो कॉज है प्रकृति, यानी कि दुनिया की सारी चीजें प्रकृति से ही निकलती हैं। इसको प्रकृति परिणामवाद कहा जाता है। प्रकृति परिणामवाद मीन्स द रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको इफेक्ट फॉर्म में दिखाई दे रही है तो वो कहां से आई है, वो अपने कॉज से ही आई है। कॉज क्या था, कॉज प्रकृति था, यानी कि प्रकृति ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तब वो नई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपके सामने, इफेक्ट के फॉर्म में आपको दिखाई दिया। दिस इज कॉल्ड कॉजेशन, दिस इज कॉल्ड कॉजेशन। इसके लिए वो कई सारे एग्जांपल्स भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो दही है वो दूध में पहले से था, और यही रीजन है कि दही दूध जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जो कपड़ा है वो रेशों में पहले से था, जो तेल है वो दूध में जो तेल है, जो ऑयल है वो ऑयल सीड्स में पहले से था। इसीलिए दोनों के गुण जो हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। इसकी काउंटर फिलॉसफी, इसका जो एंटीथेटिकल है वो है असत्कार्यवाद, वो न्याय दर्शन का है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ये मानते हैं कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज में पहले से नहीं था, अपने क्रिएशन से पहले, वो अपने आप में एक नई बिगनिंग है, एक नया आरंभ है, इसलिए उसको आरंभवाद भी कहा जाता है, जो कि इसकी काउंटर फिलॉसफी है। सो दिस इज ऑल अबाउट सांख्य दर्शन। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम समझने वाले हैं योग दर्शन को, कि योग दर्शन में ऐसा क्या स्पेशल है जो सांख्य दर्शन में नहीं है, क्योंकि योग दर्शन तो सांख्य की ही अलाइड फिलॉसफी है, समान तंत्र है, तो फिर उसमें अलग क्या है इसको हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी इन स्टडी IQ एंड सी यू इन द लाइव बैच।